हॅलो हॅलो यस. हा आवाज येतोय ना माझा? फोन आला होता मुझे हो थोड़ा सर. सा त्यामुळे. हाँ तर जो भी हम लोग जब भी एक्सपांशन वॉल को ब्रेजिंग करते हैं तो बहुत मतलब आपको प्रिकॉशंस लेनी है. ये जो पोर्शन है इतना ही पोर्शन गर्म होना है, इसकी बॉडी को कोई गर्म नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा अगर ये ओवर हीट हो गया तो ये आपका बेलो के अंदर का गैस भी निकल जाएगा. और अगर मान लो अभी 50 टन का अगर एक्सपांशन वॉल है तो आपको कम से कम 25,000 आपके जेब में आपको फटका बैठ जाएगा. तो इसके लिए इसका जो भी अभी ब्रेजिंग कर रहे हो तो एक तो एक्सपर्ट बंदे ने करना है और जिसको अच्छा ब्रेजिंग आता है उसने ही करना है, नहीं तो आधा घंटा हो गया वो ब्रेजिंग ही कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेजिंग मारना है वो बहुत रिस्की ब्रेजिंग है. ओके, तो इसके लिए इसको क्या करना है, आपको क्लीन करना है. जो भी आप नया ट्यूब डाल रहे हो उसमें उसको भी क्लीन करना है. अगर सिल्वर जॉइंट मार रहे हो तो आपको फ्लक्स यूज करना है और उससे ब्रेजिंग करना है. तो ये जो डेलिकेट चीजें है वो आपको ध्यान रख के उसके ऊपर काम करना है, नहीं तो क्या होगा आप इरेक्शन में उसको गड़बड़ कर दोगे, आप निकल जाओगे इरेक्शन में. कमीशनिंग वाले बंदे को ये सब दिक्कतें झेलनी पड़ेगी और बाद में मालूम पड़ता है कि कस्टमर को कल मशीन चालू चाहिए. कभी भी अपना अपने यहाँ पे ऐसा होता है, बहुत बहुत रेयरली टाइम पे काम पूरा होता है. अपना इंडियन स्टाइल है, बहुत रेयरली हम लोग टाइम पे काम पूरा करते हैं. हार्डली यू कैन से 100 में से 5 प्रोजेक्ट जो है ना टाइमली कंप्लीट होते हैं. अदरवाइज 95% प्रोजेक्ट हमारे डिले होते हैं. डिले में भी फॉर एनीथिंग बट डिले होता ही है. और फिर क्या होता है जो कमीशनिंग का बंदा है ना उसके ऊपर एक पूरा लोड आ जाता है. अभी कल मशीन कल कल मान लो कोई पीएम आ रहे उसको इनॉग्रेट करने के लिए और आज मशीन चालू करना है, फिर ये सब चीजों के लिए उसको भागना पड़ता है. फिर ये हो गया फिर ये हो गया, ऐसा करके अगर मशीन चालू नहीं हो पाया आपका टाइम पे तो कस्टमर आपको पैसा देगा नहीं, ये ध्यान में रखिए. तो इसके लिए आप जब भी आप उसका मशीन के लिए अगर कस्टमर को कोई कमिट कर रहे हो तो अगर आपका आपका आपको लगता है कि मशीन का काम 3 दिन में हो जाएगा तो कस्टमर को कम से कम 5 दिन बोलो. 5 दिन बोल के आप 3 दिन में काम करोगे ना तो कस्टमर विल बी हैप्पी. लेकिन आपने 3 दिन बोल दिया और किसी वजह से अगर उसका देखो वहां पे साइड पे कुछ भी दिक्कतें आ सकती है. पावर ऑफ हो गया, किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, किसी बंदे के घर में कोई बीमार हो गया, किसी बंदे के घर पे शादी हो गया तो बंदा पहुंच नहीं पाएगा और आपका उस दिन काम नहीं हो पाएगा. तो उससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है. इसके लिए कस्टमर को जब भी कमिट करोगे तो आपको थोड़ा सा आगे का कमिट करके फिर जल्दी काम खत्म करना है. ओके, तो ये होगी सब इसकी बात. अभी इलेक्ट्रिकल में जो भी आप काम करोगे, इलेक्ट्रिकल के बारे में भी है कि जो भी आप काम करोगे इलेक्ट्रिकल का वो भी प्रॉपरली आपने उसको सपोर्ट करना है. प्रॉपरली में जहाँ पे ये लगाने है, मान लो कोई भी वायरिंग करना है तो उसको प्रॉपर अर्थिंग करना है. ओके, और वो जो इंस्टॉलेशन है जैसा भी ये है, जहाँ पे कंडक्ट पाइप यूज करना है वहां पे कंडक्ट पाइप यूज करो. बेयर वायर नॉर्मली आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि बेयर वायर में अगर कभी चूहा लग गया उसको चूहे ने खा लिया तो आपका मशीन में प्रॉब्लम होगा. हमारे इधर ऐसा है कि कस्टमर का वारंटी का मतलब ये चूहे ने खाया तो भी कस्टमर अपने पास ही वारंटी मांगता है. आपको मालूम होगा, आपको फील्ड में कभी एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, वायर जो है उसके चूहे ने खा लिए लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारी वारंटी के अंदर वो आता है, इसके लिए आप वायर बदल के दे दो. फिर ये बाद में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं. तो इसके लिए हम लोग जब भी काम करते हैं हम लोग को ये सोच के काम करना है कि इसमें कोई भी आगे जाके दिक्कत नहीं आवे. इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हो, जो भी वायर यूज कर रहे हो प्रॉपर गेज की वायर यूज करना है, उसमें कॉस्टिंग में कटौती नहीं करना है. हमें बड़े बड़े कंपनी के देखे हुए, आपने को नाम नहीं लेना है, लेकिन दे आर नॉट यूटिलाइजिंग द प्रॉपर कैपेसिटी ऑफ द केबल फॉर डक्टेबल एसी इंस्टॉलेशन फ्रॉम इंडोर टू आउटडोर. तो उससे क्या होता है आगे जाके जब भी अगर आपके पास पीक समर रहेगा 2-3 बरस के बाद मशीन का आउटडोर का एफिशिएंसी कम हो जाएगा कंडेंसर का, क्योंकि फिंस रहेगा उसमें वर्क कचरा अटका रहेगा. तो वो टाइम पे जो करंट लेता है मशीन वो अपना जो केबल जो है वो उसको सह नहीं पाता है. तो इसके लिए केबल डालने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स के हिसाब से केबल डालनी है आपको. अगर 4 स्क्वायर mm की चाहिए तो 4 स्क्वायर mm की डालनी चाहिए, क्योंकि अपने पास 5 स्क्वायर mm का केबल मिलता नहीं. अगर कहाँ पे आपको लगता है कि 4 स्क्वायर mm की कम पड़ेगी तो आपको 6 स्क्वायर mm की केबल डालनी है, क्योंकि 5 की केबल अपने पास बनती नहीं. 5 की भी नहीं बनती और 7 की भी नहीं बनती. फिर आगे जाके आपको डायरेक्ट 10 स्क्वायर mm की केबल डालनी है.
फिर 10 के बाद हो सकता है डायरेक्ट 16 स्क्वायर mm की केबल डालनी। कभी भी आपको हायर साइड में केबल डालनी है, पीछे आके नहीं डालनी है, क्योंकि अगर आप पीछे की केबल डालोगे तो केबल ओवर हीट होगा और मशीन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रिकल में काम करोगे तो आपको जो केबल जो डालोगे वो सही तरीके से और सही जो बोलते हैं ना सही साइज की डालनी है। और कभी भी एक टाइप आगे की डालोगे तो कभी भी अच्छा है। 2.5 की जगह पे आपने 4 स्क्वायर एमएम डाल दिया तो कभी भी अच्छा है। 1.5 के बदले में 2.5 डाल दिए तो भी अच्छे है, क्योंकि बाद में ये जो एक केबल डालोगे आपके वो मशीन के लाइफ टाइम में चलने वाली है। अगर आपने गलत डाला था तो ओवर हीट होके मशीन में दिक्कतें पैदा कर सकती है। ओके, अभी ये सब अभी आपका काम हो गया मान लो, और अभी इसको आपको ये देखना है, ये मशीन को चालू करना है। अभी फिलहाल हम लोग एक बात करते हैं स्प्लिट एसी का, स्प्लिट एसी शुरू करते हैं, बाद में थोड़े बड़े मशीन पे आते हैं। स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट है और ये स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट है। जो भी आपने पाइपिंग कर दिया, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ब्रेजिंग हो गया मान लो आपका, तो उसको आपको प्रेशर टेस्टिंग करना है। लोग करते नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, वो करना चाहिए। यहाँ पे वॉल रहेंगे आउटडोर में, जिसके अंदर गैस डाला हुआ है और ये वॉल बंद है, तो यहां से लेके इंडोर से यहाँ तक आपको प्रेशर टेस्टिंग करना है। तो इसके ऊपर आपने देखा एक पिनवॉल रहता है, उसमें से आप इसमें प्रेशर, कितना प्रेशर डालना चाहिए प्रेशर टेस्टिंग में, कौन बताएगा मेरे को? अभी मान लो ये R32 का जॉब है, अभी फिलहाल 22 पकड़ के चलते, चलो बाद में आएंगे R22 का अगर जॉब है तो हम लोग को उसमें नाइट्रोजन प्रेशर डालना है लीक टेस्टिंग करने के लिए। मान लो आपने बहुत सारे जॉइंट बनाए इसमें, यहाँ पे एक जॉइंट है, 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 यहाँ पे एक जॉइंट है और ये जॉइंट है। 5-6 जगह पे आपको जॉइंट मारने पड़े, क्योंकि जो ये था ना बीच में रूम आ रहा था, तो रूम को पास करने के लिए आपको 5-6 जगह पे जॉइंट मारने पड़े। अभी आपको इसको प्रेशर टेस्टिंग करना है नाइट्रोजन से, तो कितना प्रेशर इसमें डालोगे? Who will tell me? कौन बताएगा? हेलो हेलो, आवाज येतोय ना माझा? हॅलो, हो सर येतो। हाँ, मग किती प्रेशर टाकणार, कितना प्रेशर डालोगे? अरे मागे आपलं झालं नाही सगळं, सब लोग भूल जाते हो क्या तुम लोग? कौन से मशीन में कितना प्रेशर होना चाहिए आपने वो देखा था ना, स्टडी किया हुआ है ना, याद है कि अजय है क्या? अजय नाही वाटतं आज, अजय नाही आहे का आज? नाहीये, बर, कोण सांगेल किती प्रेशर टाकायचं किंवा कसं ठरवायचं किती प्रेशर टाकायचं ते? विसरले? असं मागचं विसरून कसं चालेल रे राजानो, लक्षात कसं राहील? अपने को देखना है इसका डिस्चार्ज प्रेशर कितना जाएगा पीक समर में, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एम्बिएंट कितना जाएगा। मान लो पूना नासिक है तो अपना एम्बिएंट 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप चेक करोगे R22 का, तो आपको मालूम पड़ेगा ये 280 psi जाता है। तो इससे 1.2 या 20% ज्यादा करके जो भी वैल्यू आता है 280 into 1.2, so you should check it for 335 or 336 psi। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, अरे हो बोला नहीं बोला? हो सर। समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस सर। यस सर।
तो आपको डिस्चार्ज प्रेशर की, क्योंकि इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डिस्चार्ज साइड में जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी हाईएस्ट प्रेशर इन द सिस्टम। तो अगर हमने 336 को, ये सब जॉइंट को हमने अगर लीक टेस्ट कर दिया तो क्या होगा, कभी भी ये मशीन में लीक होने का चांस उससे, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर तो जाएगा नहीं इसका, ये 20% हमने ऑलरेडी मार्जिन पकड़ा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, आपका आउटडोर मशीन में कंडेंसर कॉइल चोक हो गया तो आपका क्या होगा, डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा। तो कितना अलाउड है, 10% अलाउड है प्रेशर बढ़ने को, 20% प्रेशर बढ़ने को अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर ये मशीन 280 पे चलने के बजाय अगर 336 पे चल रहा है तो आपका करंट भी बढ़ जाएगा, बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा। तो वो टाइम पे आपको मशीन को क्लीन करना जरूरी है। तो इसके लिए लॉजिकली स्पीकिंग ये 336, 300 भी आपने चेक किया तो भी सही है। तो ये जब वो नाइट्रोजन टेस्ट करोगे आप, तो ये नाइट्रोजन टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो आप कैसे चेक करोगे लीक को, कैसा चेक करोगे, सोप वाटर से चेक करोगे। ये पूरे इसके अंदर प्रेशर डालोगे, पूरे जो जॉइंट्स है इसको चेक करोगे। अगर जॉइंट लीक है तो जहां पे आपने लिक्विड सोप डाला है उसके ऊपर ये हो जाएगा, क्या ऐसे बबल्स आ जाएंगे। ओके, अगर मान लो यहाँ पे आपको लीक मिल गया, ऐसा बबल आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, पहले ये पूरा नाइट्रोजन निकालना पड़ेगा, हाँ, इसका प्रेशर 0 करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे जो भी है आपका जॉइंट मारोगे, देखोगे अभी क्या रहेगा, मटेरियल फिलअप करने का रहेगा या कुछ और कारण के वजह से अपना लीक हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, और फिर ये जो प्रोसीजर है प्रेशर टेस्टिंग की आपको रिपीट करने पड़ेगी। नॉर्मली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो प्रेशर टेस्टिंग है ना, 24 घंटा अपने को होल्ड करना है। तो 24 घंटा माने बराबर 24 घंटा, क्योंकि क्या होता है, हम लोग जो नाइट्रोजन डालते हैं ना इसके अंदर, वो आपको प्योर क्वालिटी का नाइट्रोजन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए अगर आज आपने दोपहर में 12 बजे अगर प्रेशर डाला है उसमें, क्या तो कल आपको दोपहर को 12, 12:30, ज्यादा देर नहीं करना है। क्योंकि 12 के बाद अगर आपका टेम्परेचर जैसे बढ़ जाएगा तो हो सकता है नाइट्रोजन का प्रेशर भी आपको इरेटिक दिखाएगा। इसके लिए 24 घंटे में जो भी प्रेशर डाला था आपने 24 घंटे पहले, वही टाइम को आपको प्रेशर चेक करना है। और आपके पास अच्छा गेज होना चाहिए, नहीं तो बहुत बार क्या होता है, वो गेज ही लीक रहता है और हमको लगता है कि मशीन में लीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जब भी हम लोग लीक टेस्ट करते हैं तो आपने को, हमारा इंटेंशन ये रहना चाहिए कि मेरा मशीन में लीक मेरे को मिलना ही चाहिए। बहुत बार लोग क्या, अगर खाली साबुन का सोप लगाने का इसके लिए लगा देते हैं और लीक नहीं करके, मतलब ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप लीक टेस्टिंग के लिए अगर हाथ में सोप का पानी लेते हो तो आपको लीक मिलना ही है। अगर आपको लीक मिल गया, इसका मतलब आपने जो बोलते हैं ना बाजी जीत ली, ऐसा। तो एक तो अभी जैसे ये मशीन में देखो, ये 2 जॉइंट है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 जॉइंट में से एक लीक भी आप अगर ट्रेस कर पाते हो तो इसका मतलब आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया। ओके, क्योंकि क्या होता है, सब जो लीक है ना, आपको बहुत लीक का भी ये रहता है। लीक कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पीपीएम बोलते हैं उसको, पार्ट्स पर मिलियन। तो 10 पीपीएम का लीक है ना, वो भी लीक है, और 100 पीपीएम का लीक है, वो भी उसको लीक ही कहा जाता है। लेकिन फर्क इतना है कि 100 पीपीएम का अगर लीक है तो आप बेर आंख से देख पाते हो, और 10 पीपीएम का अगर लीक है तो आपको शायद बेर आंख से वो दिखेगा नहीं। क्या होगा, यहाँ पे अभी आप देखने को जाओगे ना, बहुत देर बाद थोड़ा सा ऐसा व्हाइट पोर्शन होगा, बहुत देर बाद, मतलब 5 मिनट के बाद थोड़ा सा ऐसा कुछ व्हाइटिश सोप का ये बबल आ रहा है, ऐसा दिखेगा। अगर कम उसका 10 पीपीएम का अगर लीक रहेगा तो इसके लिए लीक टेस्ट करते समय आपको बहुत शांति से, बहुत सब्र से काम करना है। क्योंकि ये जो सिस्टम अगर 100% लीक प्रूफ नहीं हुई तो आगे जाके वो दिक्कतें खड़ा कर देगी। तो इसके लिए आपने जो भी लीक टेस्ट करना है शांति से करना है, एंड इंटेंशन शुड बी टू फाइंड आउट द लीक एंड नॉट सेइंग दैट कि भैया लीक प्रूफ है मेरा, लीक नहीं है, ऐसा बोलना नहीं। आपको लीक फाइंड आउट ही करना है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, व्हेन वी वर वर्किंग विद हुल्टास एज एन अप्रेंटिस, एक मेरा जॉब था सैंडोस करके थाना में। वहां पे हमारे एक चिलर का बस्ट हुआ था, चिलर का ट्यूब लीक हुआ था,
और उसके कारण पूरा सिस्टम में पानी वगैरह चला गया। तो अभी हमने वो जो बाकी का काम है वो सब हमने कर लिया, लेकिन चिलर में जो भी ट्यूब्स थे, जो भी डैमेज ट्यूब थी, तो हमने साइड पे ही चेंज की थी। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो प्रेशर है ना, वो दिन में हार्डली 3 psi कम होता था। तो वी वेर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। तो हमारे साथ जो भी सीनियर्स थे, उन्होंने हमको वो टाइम पे लालच दिया था कि अगर आप एक लीक ढूंढोगे ना, तो आपको मैं 100 रुपया दूंगा। तो वो टाइम पे 100 रुपया बोले तो आज के 1000 रुपए के जैसा है क्या। तो ऐसा करके वो टाइम के मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने 200 रुपए मैंने वो आदमी से लिए थे एज अ गिफ्ट, क्योंकि मैंने वो 2 लीक ढूंढे थे। और वो लीक ऐसे थे ना, आपने 10 मिनट वो लीक के पास देखेंगे ना, 10 मिनट के बाद आपको 1 या 2 बबल दिखेंगे। इतना इतना माइक्रो लीक था वो। कहने का मतलब क्या है कि आप लीक टेस्ट करते हो, बहुत सबरी से करना है, बेसब्री से नहीं करना है, सबूरी से करना है। तो क्योंकि वो लीक का कंटेंट कितना है, उसके ऊपर वो लीक आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मालूम पड़ेगा। दिन में 3 psi जाता था, हम लोग 300 प्रेशर चढ़ा के जाते थे। दूसरे दिन मालूम पड़ता है वो गेज जो है वो 297 295 आ रहा है। और सब जगह पे हमने लीक देखा, सब जगह पे लीक मालूम नहीं पड़ रहा है। तो हमने जो नया ट्यूब लगाया था उसका लीक कहाँ पे मिला, हमने जो नया ट्यूब लगाया था चिलर में, तो उसका एक्सपांशन जो है, वो एक्सपांशन जहाँ पे होता है ट्यूब, दैट वाज नॉट प्रॉपरली एंड देयर वाज वेरी माइक्रो लेवल लीक। तो हमने वो उसको बाद में रेक्टिफाई किया। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी लीक टेस्ट करते हो तो आपको ये ख्याल में रखना है कि मेरे को लीक मिलना ही है। ऐसा नहीं कहना कि मेरे को लीक नहीं मिलेगा, मेरे को लीक मिलना ही है। और बहुत बार कैसा रहता है, हम लोग जब जोड़ी में काम करते थे, ओके, तो व्हाट वी डू, अगर मैंने ब्रीजिंग किया है ना, तो सामने वाला मेरे को चैलेंज करेगा कि मैं लीक ढूंढ के दिखाऊंगा तेरे ब्रीजिंग में, या उसने ब्रीजिंग किया है तो मैं उसको चैलेंज करूंगा, मैं कम से कम 2 लीक तो तेरे को निकाल के दूंगा। तो ऐसे करके फाइनली यू कैन डिटेक्ट द लीक इन प्रॉपर वे। तो आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। सुबोध, शैल वी स्टॉप हियर? नाही, बट नॉट फॉर सेकंड। हा सेकंड मला काय थोडंसं मला एका कस्टमरच्या कडे जायचं आहे, त्याचं ब्रेकडाऊन आहे। तो ऍक्च्युली आता मध्ये येऊन गेला होता, मी डिस्कनेक्ट केला ना फोन तेव्हा, त्यामुळे हा, नाहीतर मग मी घेतलं असतं, जर तसं जायचं नसतं ना तर मी घेतलं असतं। त्याचं ब्रेकडाऊन आहे, मग त्याचं मशीन थांबले, प्लास्टिकवाला कस्टमर है, तो त्याचं प्रोडक्शन बिल्डअप झालंय म्हणून मला जायचं। तो आज हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल गो फॉर वैक्यूमिंग और गैस चार्जिंग के लिए जो भी है अपन करेंगे। आज हमने जो भी स्टडी किया उसके ऊपर किसी को डाउट है तो पूछिए। हेलो हॅलो सर. हाँ बोला, बोलिए। सर क्रिप कटरच का वापरतो ते कॉपर कटिंग साठी, ते आपण हॅक्सॉ का नाही यूज करू? हॅक्सो जर यूज केली ना, एक तर काय होतं, हॅक्सो यूज केली तर हॅक्सोचे असे दाते असतात, कोणतीही ट्यूब वगैरे अगर हॅक्सोने आपण कट करायला गेली, तुम्ही कट करून बघा, ती जी ट्यूब आहे ना, तिचा जो पोर्शन आहे हा प्लेन यायच्या ऐवजी ना असा डिस्टर्ब कंडिशन मध्ये असतो, बरोबर आहे। एक तर हॅक्सोने कट करायला अशी काही प्रॉपर कट होत नाही, आणि त्याचा जो फिनिशिंग असतो ना तो असा येतो, कारण हॅक्सोचे दात असे असतात ना, हॅक्सोचे दात असे असतात, त्यामुळे हा प्रॉपर कट होत नाही। तुम्हाला बऱ्याचदा असं होतं की हार्ड कॉपर पाईप तुम्ही हॅक्सोने कट करू शकता, पण मग हॅक्सोने कट केलेला पाईप आणि ट्यूब कटरने कट केलेला पाईप याच्यामध्ये खूप सारा डिफरन्स होतो। ट्यूब कटरने केव्हाही सफाईदार क्लीन होतो, कट होतो, आणि हॅक्सोने तेवढा प्रॉपर कट होत नाही। आणि हॅक्सोने कट केलेला पाईप जो आहे तो अँग्युलर कट होऊ शकतो। अँग्युलर म्हणजे हा एक पोर्शन वर आहे आणि हा पोर्शन खाली आहे, थोडासा असा तिरका होऊ शकतो। ट्यूब कटरचा पाईप असा तिरका होऊ शकतो, तो बरोबर परपेंडिक्युलर असा कट होईल। त्यामुळे हॅक्सॉ वापरणं छोट्या ट्यूब साठी तरी अलाउड नाहीये। आता मोठ्या ट्यूबला काही पर्याय नसतो आपल्याकडे, मोठे कटर पण मिळतात, पण मग ते कटर आपल्याला कॉस्ट वाईज परवडत नाही। नाहीतर काही जे प्रोफेशनल कंपन्या असतात, जे आता VRF ला वगैरे काम करतात, तर ते लोकांकडे मोठे कटर असतात, अगदी 118 पर्यंत कटर असतो, पण तो डेडिकेटेड कटर असतो आणि त्याची म्हणजे रचना म्हणजे जड असतो वगैरे, वजनाला वगैरे वगैरे। पण मग ते कटर यूज केलं की आपलं काम बऱ्यापैकी कमी होतं, सोपं होतं रादर।
कारण हे जे तुम्ही हे ज्या शार्प पेजेस आले आहेत त्या पुन्हा तुम्ही जेव्हा फाईल मारायला जाल तेव्हा हा सगळा कचरा तुम्ही आतमध्ये टाकणार आहे आणि तो कचरा नंतर जाऊन सिस्टीम मध्येच राहणार आहे. त्यामुळे ते जर आपण टिप कटरने कट केलेलं असेल तर सफाई जरा कट होत होते आणि पुढे काम करायला सोपं पडतं. क्लिअर का डाऊट? क्लिअर सर. हा, कसं असतं कुठचंही काम करताना एक ज्याला म्हणतात ना स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर असते, एसओपी म्हणतात त्याला. फार्मास्युटिकल कंपन्यामध्ये नॉर्मली एसओपी नावाचं एक हे असतं किंवा एखादं काम तुम्ही कसं करावं असे त्यांनी त्याचे स्टेप्स दिलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल जर एसीचं सर्व्हिसिंग करायचंय, एसीचं वेट सर्व्हिसिंग करायचंय तर त्यासाठी आम्ही ना एसओपी बनवली होती. त्यामध्ये आम्ही 16 स्टेप्स लिहिल्या होत्या की गेल्यावर पहिलं हे करायचं, हे झाल्यावर हे करायचं, हे झाल्यावर हे करायचं, हे असं करून आम्ही 16 एसओपी लिहिल्या होत्या, स्टेप्स लिहिल्या होत्या एसओपीच्या विंडो एअर कंडिशनरच्या वेट सर्व्हिसिंग करण्यासाठी. मग आता जेव्हा कस्टमर मला जेव्हा म्हणतो ना अरे ते तर 100 रुपयात करतात, तुम्ही कशाला 350 रुपये घेता, मग तेव्हा आम्ही कस्टमरला दाखवतो की ही 16 कामे आम्ही करणार असतो म्हणून आम्ही 350 घेतो. मग हे ऐकल्यावर कस्टमर गप्प होतो. काय तुमच्यात आणि समोरच्या पार्टीमध्ये किंवा तुमच्या कॉम्पिटिटर मध्ये तुमच्याकडे शार्प एज असली पाहिजे तर तुम्हाला कस्टमर प्रिफर करेल. ओके, त्यामुळे तुम्ही त्यातले तज्ञ असायला पाहिजे. लक्षात घ्या मी काय म्हणतोय ते, तुम्ही त्यातले एक्सपर्ट असायला पाहिजे आणि तुमचं नॉलेज हे केव्हाही कॉम्पिटिटरच्या नॉलेज पेक्षा शार्प पाहिजे. तर हे तुमच्या म्हणजे यशाचं गमक आहे. कारण बऱ्याचदा असं म्हटलं जातं की कस्टमरला बघा, आता समजा पुण्याचा विचार केला, लेटेस्ट थिंक ऑफ पुणे. पुण्यामध्ये असं समजू की 10,000 ठिकाणी चिलर आहे म्हणा किंवा एसीच्या मशीन्स आहेत. 10,000 पैकी 9,000 ठिकाणची लोक अशासाठी त्या माणसाला काम देतात की त्यांच्याकडे ऑप्शन्स अवेलेबल नसतो चांगल्या माणसाचा. त्यामुळे ते हाय त्या माणसाला धरून चल बाबा ठीक आहे, 2दा चार्जिंग करावं लागलं कर, पण माझं काम तू कर. कारण त्यांना भीती असते की आज हा जर माझं काम करायला आलं नाही तर मग मी नवीन माणूस कुठे शोधायला जाऊ. बरोबर आहे, असं बऱ्याच जणांचा प्रॉब्लेम असतो. त्यामुळे आहे त्या व्हेंडरवर ते काम करत असतात. पण ज्या दिवशी त्यांना दुसरा हे मिळतो, काय म्हणतात त्याला, ऑप्शन चांगला मिळतो, तर त्यावेळेला ते तुम्हाला कट करतील तुम्ही जर प्रॉपर नसाल तर. तुमचा कस्टमर असा पाहिजे की तुमच्या कस्टमरकडे दुसरं कोणी गेलं आणि त्यांनी सांगितलं की मी कमी पैशात काम करून देतो तरी त्या कस्टमर त्याच्याकडे वळायला नको. एवढ्या तुमच्या कस्टमरचा तुमच्यावर विश्वास पाहिजे, तुमच्या कामावर. पैसे तर तुम्ही घेणारच आहात, पण हा जो विश्वास असतो ना, जो पाहू शकत नाही आपण, विश्वास ही गोष्ट कशी अनसीन गोष्ट असते आणि ती आपल्याला प्रूव्ह करून द्यावी लागते कस्टमरला. कस्टमरला कधी फसवून पैसे घ्यायचे नाहीत. अर्थात हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, मी काय तुम्हाला असंच करा म्हणून इन्सिस्ट नाही करू शकत, फक्त मी तुम्हाला ऍडवाइस देऊ शकतो. कस्टमरला फसवून कधी पैसे घ्यायचे नाही, चांगलं काम करायचं आणि चांगले पैसे घ्यायचे. अलग लक्षात. कस्टमरला काहीतरी गेलंय म्हणून चुकीचं सांगायचं, आमच्याकडे होते महाभाग असे. कस्टमरला काय झालं की कॉम्प्रेसर गेला म्हणून सांगायचे. सुरुवातीच्या काळात जेव्हा मी 90 मध्ये जेव्हा आम्ही काम स्टार्ट केलं, 95 मध्ये नाशिकमध्ये, बऱ्याचशा एका ठराविक लोक जी होती ना, कॉम्प्रेसर गेला म्हणून सांगायचे. आणि असे गेलेले कमीत कमी 6 कॉम्प्रेसर मी इंडस्ट्रीमध्ये चालू करून दिले. जे दुसऱ्यांनी डेड म्हणून डिक्लेअर केले ते डेड त्यांनी का डिक्लेअर केले? बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज दे हॅव डिक्लेअर्ड देम ऍज अ डेड. कॉम्प्रेसर ऍक्च्युअली गेलेला नव्हता, कॉम्प्रेसरचा आतला इंटरनल थर्मोस्टेट ट्रिप झाला होता आणि या बहादरांनी त्याला डेड डिक्लेअर केलं. म्हणजे ते आता आपल्या ह्याच्यात घडतं नाही का, एखाद्या माणसाला डेड डिक्लेअर करतात, त्याला चितेवर ठेवतात आणि त्याला चटका लागला की तो एकदम खडबडून जागा होतो. असा काहीसा प्रकार त्या बाबतीत झाला होता. तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा की तुमचं नॉलेज जे आहे ना, अपडेटेड नॉलेज असायला पाहिजे. आणि तुमचं जर ते नॉलेज असेल त्यालाच कस्टमर व्हॅल्यू देतो आणि त्यालाच कस्टमर तुम्हाला प्रीमियम देतो. रादर मी असं म्हणेन, काय तुमचं नॉलेज जर ते अपडेटेड असेल आणि प्रॉपर असेल तर त्याला कस्टमर व्हॅल्यू द्यायला तयार असतो. पण मग जर आपण जर अपडेट केलं नाही नॉलेज आणि आपण तेच चुकीच्या ह्याच्यावर जर चालत राहिलो आणि कस्टमरला दुसरा कोणी मिळून गेला तर कस्टमर स्विच ओव्हर करायला वेळ लावत नाही. ठीक आहे, अजून काही डाऊट? हॅलो, अजून कोणाचा काही डाऊट? सर एक डाऊट होता अजून.
स्प्लिट एसी आपण माउंट करतो समजा एका रूम मध्ये म्हणा, तर त्या स्लॅब आणि वॉलच्या 1 फूट खालीच लावतो ना स्लॅब पासून. का लावायचा, तर त्याच्यासाठी त्याच्या वरच्या मध्ये ते इनलेट चालू असतं. स्प्लिट एसीचं तुम्ही प्रॉपर पाहाल, हा तुमचा रूफ आहे किंवा जे काय स्लॅब म्हणा, हा लावताना तुम्ही हे बोलताय का बरोबर ना, हे अंतर 1 फूट पाहिजे असं म्हणताय. बरोबर, हो बरोबर. तर ह्याला जे इनलेट आहे तुम्ही जर व्यवस्थित चेक कराल, इथून ग्रिल्स आहेत वरून, आणि वरून हवा यायला पाहिजे म्हणून हे डिस्टन्स पर्टिक्युलर असेल. तसंच एअर कूल कंडेन्सर जेव्हा तुम्ही लावता केव्हाही डक्टेबल एसीचा, मान लो ये आपने आता हे झालं नाही, हे समजलं. समजा ही उभी भिंत आहे, आपण हे मशीन हे केलं आणि हा फॅन आहे, तर ह्या फॅनच्या 10 फूट अंतरावर काहीच नसायला पाहिजे अडथळा, कारण ह्या फॅनचा जो फ्लो आहे ना तो 10 फुटापर्यंत जातो. त्यामुळे 10 फुटाचा अडथळा यायला नको. आणि हे जे अंतर आहे अगेन दिस अंतर शुड बी मिनिमम 3 फीट. भिंतीपासून ते कॉइलचं अंतर 3 फीट पाहिजे, कारण याला जेवढी हवा टाकायची तेवढी हवा इथून सक व्हायला पाहिजे. जर मी हे अंतर फक्त 3 इंच ठेवलं तर काय होईल, हा फॅन चालतोय पण त्याने जेवढी हवा डिलिव्हरी करायला पाहिजे होती तेवढी तो डिलिव्हरी करणार नाही. का करणार नाही, कारण त्याला जी इथून हवा यायला लागेल तेवढी पुरेशी हवा त्याच्या इनलेटला मिळणार नाही. त्यामुळे ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना इन्स्टॉलेशन करतानाच्या, त्या काळजीपूर्वक करायला पाहिजे, नाहीतर आयुष्यभर त्या मशीनला तोच प्रॉब्लेम राहील. ओके. नंतर अजून एक तुम्हाला किस्सा सांगतो जो मला आय केम अक्रॉस नाशिक मधला. आपल्याकडे कॅरियरचा 7.5 टीआरचा डक्टेबल येतो किंवा स्प्लिट एसी यायचा, ज्याच्यामध्ये 3 सर्किट असायचे 2.5 चे, सर्किट ए, सर्किट बी आणि सर्किट सी. एका महाभागाने काय केलं होतं, असं क्रॉस केलं होतं. ओके. ए ची डिस्चार्ज आहे ती बी च्या याला लावली होती आणि बी ची ए ला लावली होती, आणि ही लाईन बरोबर लावली होती. एक लाईन बरोबर लावली होती, दुसरी लाईन क्रॉस केली होती. काय व्हायचं, मशीनच्या इंडोरला ती जरी मशीन चालू नसली त्या दुसऱ्या मशीनच्या इंडोरला फ्रॉस्टिंग घेऊन जायचं, कारण तिचा ब्लोअर बंद असायचा. आणि हे जवळपास मशीन लावल्यापासून 1 वर्ष चालू होतं. आणि जेव्हा आम्ही गेलो ह्या साईटवर तेव्हा पहिल्यांदा आम्ही हे चेक केलं की एचं ए ला जोडलंय का, बीचं बी ला जोडलंय का. तर तेव्हा हे असं आढळलं की हे असं क्रॉस जोडलेले आहेत लाईन्स, आणि त्यामुळे मशीनला प्रॉब्लेम येत होता. त्यामध्ये एकदा कॉम्प्रेसर पण गेला एका मशीनचा, मग तो विदिन वॉरंटी कंपनीने बदलून दिला. आपल्याकडे काय आहे ना, वॉरंटी हा जो शब्द आहे ना खूप तुला म्हणजे हे आहे, म्हणजे कस्टमरची चुकी असली, इन्स्टॉलरची चुकी असली तरी बिचाऱ्या कंपनीला भुर्दंड पडतो आणि त्यांना कॉम्प्रेसर बदलून द्यावा लागतो. हा आपल्याकडे म्हणजे हे आहे. तर हे असं होतं, आणि चांगल्या मोठ्या कंपनीचं काम होतं. आणि हे लक्षात ठेवा, जरी कोणतीही मोठी कंपनी असली एसी मधली तरी शेवटी काम करणारी माणसं आपलीच असतात. त्यामुळे दे आर बाउंड टू मेक द मिस्टेक. काय कंपनीला दोष देऊन का, कंपनी थोडी इंडिपेंडंट एंटिटी आहे, ती काही एक व्यक्ती थोडी आहे. तिथे काम करणारी माणसं तुमच्या आमच्या सारखीच असतात ना. हमारे जैसे आदमी वहां पे रहेंगे जो गलतियां करेंगे. तो इसके लिए नॉलेज आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है. अगर आपका नॉलेज अपडेट है तो आपसे गलतियां नहीं हो सकती, या होगी तो भी बहुत मामूली रहेगी ऐसे. तो ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं. और कुछ डाउट है तो आप लिख के रखिए. हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी चालू करेंगे तो शुरू में हम लोग वो सब डाउट को क्लियर करेंगे और फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, ओवर टू यू सुबोध. नहीं है, दोन्ही घेणार आहे का? हा ठीक आहे.